नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं सियासी दंगल। मुंबई पुलिस के कटघरे में आने के बाद आज पूरा देश पुलिस डिपार्टमेंट की करतूतों से सन्न है। ये घटना सभी के मन में सवाल खड़ी कर रही है कि अगर सुरक्षा व्यवस्था इतनी लाचार होगी तो आम लोग कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे। पुलिस कैसे गुंडाई करती है, कैसे लोगों पर कहर बरपाती है, सुरक्षा को कैसे तार तार करती है और सच को कैसे कुचलती है, आतंक कैसे रचती है और कैसे इन सब दोषों से बचाती अपने गुनाहों को पचा लेती है। मुंबई पुलिस की हालिया करतूत इनके परिभाषा और उदाहरण के लिए काफी है। पुलिसिया करतूतों के बाद बहुत कम मामले होते हैं जो गुनाहों का हद पार करने के बाद खुलकर सामने आते हैं। ये तभी सामने आते हैं जब इनकी किसी बड़े ओहदेदारों से ठनती है और इनका मसला राजनीतिक मोड़ ले लेता है। वैसे आम लोगों के साथ जो गुनाह होते हैं अधिकतर विभागीय अधिकारियों की मदद से दबा दिए जाते हैं। फिलहाल आइए देखते हैं क्या है मुंबई का पुलिसिया कांड। 25 फरवरी को मुंबई में एक घटना हुई जिसकी छटा मुंबई पुलिस के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार के चेहरों को भी दागदार करने वाली थी। कहानी की शुरुआत रिलायंस ग्रुप के मालिक मुकेश अंबानी के घर के पास से होती है, जहां भारी मात्रा में विस्फोटक भरी गाड़ी बरामद की गई। गाड़ी की जांच हुई और गाड़ी के मालिक मनमुख हिरेन से पूछताछ की गई। फिर पता चला गाड़ी पहले से चोरी की थी। बीते 18 फरवरी को ही उस पर एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी थी। जांच आगे बढ़ी तब तक एक नई घटना हो गई। जो गाड़ी बरामद हुई उसके मालिक मनसुख हिरेन की लाश एक नाले में संदिग्ध स्थिति में पाई गई। मामला और संगीन हो गया। इसके बाद जांच में कई खुलासे हुए। इसमें पुलिस कमिश्नर सचिन वाजे सवालों के घेरे में आ गए। एनआईए गठित हुई और जांच प्रक्रिया और गहनता से होने लगी। वाजे इस पूरे कांड में लिप्त हो गया। इसी दौरान पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का बयान आया कि वाजे प्रतिमाह 100 करोड़ के टारगेट से वसूली करते थे और उन्हें महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का आदेश था। इससे महाराष्ट्र की राजनीति में नया मोड़ आ गया और अब यह घटना महाराष्ट्र सरकार को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दी है। सचिन वाजे 1990 में एक सब इंस्पेक्टर के रूप में महाराष्ट्र पुलिस बल में शामिल हुए थे, जो कम समय में ही क्रिमिनल केसों की बेहतरीन जांच करने वाले पुलिस ऑफिसर के रूप में बेशुमार हो गए। इसके बाद उन्हें ठाणे पुलिस के अपराध शाखा के विशेष दस्ते में शामिल किया गया। इसके बाद कई ऐसे एनकाउंटर को वाजे ने अंजाम दिया, जिससे मुंबई पुलिस का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गए। बताया जाता है कि सचिन वाजे तकरीबन 60 एनकाउंटर कर चुके हैं। वहीं वर्ष 2004 में एक हत्या के मामले में ये सस्पेंड कर दिए गए और फिर 6 जून 2020 को वाजे की वापसी हुई और इस बार क्राइम ब्रांच की खुफिया इकाई सीआईयू में सहायक पुलिस निरीक्षक बनाए गए। अब मुंबई के इस घटना में एनआईए के खुलासे ने वाजे के सारे पोल खोल कर रख दिए हैं। एनआईए ने सचिन वाजे के खिलाफ आईपीसी की धारा 285, 465, 473, 506, 120B के तहत केस दर्ज किया है, जिसकी जांच चल रही है और राजनीति भी इस पर खूब दौड़ रही है। पुलिस का ये कुख्यात चेहरा सामने आना कोई नई बात नहीं। वैसे बड़े मामलों में ही इनका खुलासा होता है। छोटे मामले में या आम लोगों से जुड़े घटनाओं में ये अक्सर बच जाते हैं, क्योंकि आम लोग तो केवल राजनीति के बलि के बकरे बना जाते हैं। आज आम लोग भी देख लें और अपनी आवाज दबाने के बजाय आपस में अपनी आवाज मिलजुल कर बुलंद करने का प्रयास करें। पुलिसिया अपराध का रिकॉर्ड बहुत पुराना है। इसके पहले कई मामलों में पुलिस को उम्र कैद और फांसी तक की सजा हो चुकी है, जिसके लपेटे में कांस्टेबल से लेकर कई बड़े अधिकारी भी आए। आइए कुछ ऐसे सवालों की बात करते हैं। राजस्थान के भरतपुर की घटना है जो पुलिसिया करतूतों की पोल खोल रही है, जिसमें राजा मानसिंह को पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर में मार दिया। मामला ऐसे व्यक्ति से जुड़ा था जो एक घराने का था, जो पूर्व में सेना का अधिकारी रहा और लगातार 8 बार विधायक। ऐसे में पुलिस की घटना में बच पाना मुश्किल था। सत्ता के सय में पुलिस ने घटना को तो अंजाम दे दिया और मुठभेड़ का फर्जी हवाला भी दे दिया, लेकिन इस घटना से सियासत में खलबली मच गई और तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर को इस्तीफा देना पड़ा।
22 जुलाई 2020 को इस मामले का फैसला आया, जिसमें 11 पुलिस वालों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। ऐसे ही एक फर्जी मुठभेड़ में पुलिस ने अपने ही अधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की है। डीएसपी केपी सिंह को एक गांव में बदमाशों के होने की खबर लगी। डीएसपी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। कार्रवाई शुरू हुई। फिर जो हुआ वो सबके दिल को दहलाने वाला था। पुलिस की गोली से डीएसपी की मौत हो गई। जांच हुई तो मामला साजिश का पाया गया। पुलिस डिपार्टमेंट के ही कुछ लोगों ने यह साजिश रची थी। मामला कोर्ट में गया और करीब 31 साल तक लंबी तारीखें चली। फिर कोर्ट ने अप्रैल 2013 में इस मामले पर फैसला सुनाया, जिसमें 3 पुलिसकर्मियों को फांसी और 5 को उम्र कैद की सजा हुई। इसी तरह से पीलीभीत फेक एनकाउंटर में स्पेशल कोर्ट ने 47 पुलिसकर्मियों को उम्र कैद की सजा दी। साथ ही पद के अनुसार सभी पर अलग अलग जुर्माना भी लगाया। घटना 12 जुलाई 1991 की है, जब पुलिस वालों ने आतंकी बताकर 11 सिखों की हत्या की थी। सिख तीर्थयात्रियों के एक जत्थे को पीलीभीत में रोका गया और बस से 11 सिखों को उतार लिया गया था। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का तीसरा चरण जारी है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूच बिहार से जनता को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर निशाना साधा और साफ तौर पर 2 मई के बाद बीजेपी की जीत का दावा किया। वहीं जीत के बाद बंगाल के विकास का दावा हवाला भी दिया है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल चुनाव का तीसरा चरण चल रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूच बिहार के रास मेला ग्राउंड में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा 2 मई को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद यहां विकास का अभियान और तेज किया जाएगा। बीते 2 चरणों के मतदान में दीदी का जाना तय हो चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा, मैंने सुना कि दीदी इन दिनों सवाल पूछ रही हैं कि क्या भाजपा भगवान है, तो उसे पता चल जाएगा कि पहले 2 चरणों में उसे बड़ी जीत मिल रही है। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, हम तो मामूली इंसान हैं और ईश्वर की आज्ञा से, उनके आशीर्वाद से देश सेवा में लगे हैं। चुनाव के नतीजे आएंगे 2 मई को बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद यहां भी विकास का, प्रगति का अभियान और तेज किया जाएगा। बीते 2 चरणों के मतदान में दीदी का जाना तय हो चुका है। पिछले 2 चरणों में बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। लंबी लंबी लाइनें लगाकर बीजेपी के पक्ष में वोट दिया है। आज भी बहुत अच्छी वोटिंग की खबरें आ रही है। बंगाल में बीजेपी की ऐसी लहर चल रही है, ऐसी लहर चल रही है जिसने दीदी के गुंडों, दीदी के भय को किनारे लगा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा, राज्य में बंगाल की ऐसी लहर चल रही है जिसने दीदी के गुंडों, दीदी के भय को किनारे लगा दिया है। जो पर्यटन और धरोहर यहाँ की असली ताकत है, उसी की दीदी की सरकार ने उपेक्षा की है। दीदी की सरकार द्वारा हाईवे, रेलवे और एयरपोर्ट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को रोका जाएगा तो पर्यटन कैसे बढ़ेगा। दीदी की सरकार की बेरुखी का सीधा नुकसान यहाँ के युवाओं को हुआ है। ममता बनर्जी को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, अभी हाल ही में आपने कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बंटने मत दो। आप ये कह रही हैं, इसका मतलब है कि आपको यकीन हो गया है कि मुस्लिम वोट बैंक भी आपके हाथ से निकल गया है। प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी द्वारा लागू किए गए टैक्स का मुद्दा उठाया और कहा, दीदी आपने बंगाल में एक नया टैक्स शुरू कर दिया।
भाईपो सर्विस टैक्स। गरीब मां बहन ने मेहनत का एक एक टका जोड़ा तो भाईपो सर्विस टैक्स में चला गया। बंगाल का युवा एक एक टका के लिए तरस रहा है और वहां 35-40 करोड़ एक महीने में आ रहे हैं। इसी वजह से आज बंगाल के कोने कोने से आवाज आ रही है, चलो पाल्टाई, चलो पाल्टाई। टीचरों की भर्ती हो या फिर लोगों के काम, आपने सिर्फ तुष्टीकरण किया। बंगाल के सामान्य लोगों को, बंगाल के नौजवानों, यहाँ के किसानों को आपने अपने हाल पर छोड़ दिया। 10 साल तक आपके टोलबाज बंगाल लूटते रहे। आदरणीय दीदी, आप देखती नहीं। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, अभी हाल में ही आपने कहा, देखिए एक महत्वपूर्ण बात है, अभी हाल ही में आपने कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बंटने मत दो। दीदी, आप ये कह रही है, इसका मतलब है कि आपको यकीन हो गया है कि मुस्लिम वोट बैंक की आपकी जो ताकत आप मानती थी, वो मुस्लिम वोट बैंक भी आपके हाथ से निकल गया है। मुस्लिम भी आपसे दूर हो गए हैं। आपको पब्लिकली ऐसा कहना पड़ रहा है, इसी से पता चलता है कि आप इलेक्शन हार गई है। मुझे पता नहीं है कि आपको चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है या नहीं, लेकिन आपकी ये बात साफ बताती है कि आप जिनके भरोसे चुनाव के मैदान में थी, वे भी अब आपसे चले गए हैं और आप पब्लिकली उनको कह रही हो, मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये दीदी बोल रही है। दीदी, इसका मतलब ये होता है कि आप चुनाव हार रही हो। प्रधानमंत्री ने कहा, दीदी आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी, आपका व्यवहार, आपकी वाणी, इन सबको देखकर एक बच्चा भी बता सकता है कि दीदी आप चुनाव हार चुकी हैं। उन्होंने कहा, चुनाव में कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, ये पता करने के लिए भगवान को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। जनता जनार्दन ही भगवान का रूप होती है। जनता जनार्दन को देखकर ही पता लग जाता है कि हवा का रुख क्या है। आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है। आप जो आज ये प्यार दे रहे हैं, 2 मई के बाद बीजेपी सरकार बनने के बाद में ये प्यार ब्याज समेत इस इलाके का विकास करके लौटाऊंगा। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी जिस दिन आपने चुनाव के दिन पोलिंग चल रहा था, नंदीग्राम में पोलिंग बूथ में जो खेला किया, जो बातें कही, उसी दिन पूरे देश ने मान लिया था कि आप हार गई है। इसके लिए भगवान को पूछने की जरूरत नहीं है दीदी। जब आपकी पार्टी ये घोषणा कर देती है कि दीदी अब बनारस से लोकसभा चुनाव लड़ेगी, तो कोई भी समझदार व्यक्ति बड़ी आसानी से समझ सकता है कि टीएमसी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। बंगाल में अब टीएमसी नहीं बच सकती है। दीदी को राजनीति करनी होगी तो बंगाल के बाहर जाना पड़ेगा। ये आपकी पार्टी बोल रही है। बड़ी बात यह है कि एक और प्रधानमंत्री मोदी यहां एक के बाद एक चुनावी रैलियां कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इसमें कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं।
और जमकर चुनाव प्रचार में जुटी हैं। इस बार राज्य में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के साथ है। यहां 8 चरणों में मतदान किया जा रहा है। 27 मार्च व 1 और 6 अप्रैल का मतदान के बाद 10, 17, 22, 26 और 29 अप्रैल को मतदान किया जाना है। इसके नतीजे 2 मई को घोषित होंगे। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। सियासी दंगल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।